पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के, ठीक, प्रत्यक्ष प्रमाण और अप्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक। प्रत्यक्ष प्रमाण और अप्रत्यक्ष प्रमाण, सही पटवा रहा है। हाँ ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण और अप्रत्यक्ष प्रमाण प्लस भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाण। हम लोगों ने कल तो पढ़ा था पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना के जानने के सुरक्षा की, पृथ्वी के अंदर जो 6300 किलोमीटर की जो गहराई है केंद्र से लेकर सतह तक, उसको कैसे देखा जाए, है ना। ये ध्यान रखिएगा, प्री में आईएएस प्री में आ सकता है यहाँ से प्रश्न। यूपी पीसीएस क्या पूछेगा अभी मैं आगे बता दूंगा। यूपी पीसीएस इतना डेप्थ में या कोई स्टेट आयोग इतना डेप्थ में जाता होता नहीं है। यहाँ से मेंस के प्रश्न आ सकते हैं, है ना, संभावना है। तो क्यों ना हम लोग इस पर चर्चा कर लें, और वो फिगर जो बनाऊंगा बनाकर इसको लिख देना है, फुल्ली नंबर मिलेगा, है ना। तो लिखिए प्रश्न मेंस का, चाहे आईएएस पे भी पूछ सकता है, पीसीएस पे भी पूछ सकता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के अप्रत्यक्ष प्रमाणों की चर्चा कीजिए, या अध्ययन कर लेकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के, अध्ययन मतलब जानने के लिए, जानने के अप्रत्यक्ष प्रमाणों की चर्चा कीजिए। ओके, अप्रत्यक्ष प्रमाणों के जानने की चर्चा कीजिए। तो कल ये अलग अलग से प्रश्न पूछ सकता है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी पूछ सकता है, अगर ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के जानने के प्रत्यक्ष प्रमाणों की चर्चा की, ये बता सकता है। तो कल इस पर हम लोग बाकायदा 10 पॉइंट 8 पॉइंट चर्चा हम लोग कर चुके हैं। दूसरा ये पूछ सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के अप्रत्यक्ष प्रमाणों की चर्चा कीजिए, है ना, ये भी पूछ सकता है। बस हम लोग करना क्या है, इसको बस केवल A4 में थोड़े में हम लोग को समझ लेना है, बहुत ज्यादा हम लोग डेप्थ में लेकर नहीं जाना है, ठीक है ना, थोड़े में, क्योंकि उस समय मेंस देते समय 300 पेज में रहेगा। अगर हम लोग के कम से कम 2000 क्वेश्चन, 401 पेज में कितना हो रहा है, 8 एक पन्ने में, और एक पेज में 4 क्वेश्चन हो रहा है, तो 300 400 में लगभग 1200 क्वेश्चन हम लोग के हो जाएंगे, है ना। और वैसे एक पन्ने में 8, अगर 300 पन्ना भी हो गया, 300 पन्ना तो भी बहुत है, 2400 क्वेश्चन हो जाएंगे, 8 क्वेश्चन। तो हम लोगों को कुल मिला सारे सिलेबस को हम लोग कुल मिलाकर 300-400 पेज में हम लोग क्वेश्चन में समेटेंगे। पढ़ा रहेगा, जितने लोग हैं अपनी सुविधा अनुसार अपने कॉपी पर पेज नंबर डाल लेंगे, जो क्वेश्चन कराया जा रहा है उसी पेज पर नंबरिंग कर लेंगे। जब आप पढ़िएगा उसका जो हेडिंग है, जो उसमें हम लोग इंडिकेटर के रूप में डालेंगे 400 पेज में, तभी तो आएगा। आज जब घबराएगा तब आप लोग क्या करिएगा, तुरंत अपना नोट्स आप ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर खोजना भी समय भी नहीं बर्बाद होगा, और पेज नंबर पर जाकर तुरंत उसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। बार बार करें, कोई जरूरी नहीं कोई 2200 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन कोई लिख पाए, ये संभव नहीं है ना। 2000 क्वेश्चन कोई लिख पाए ये संभव नहीं है। इसका एकमात्र उपाय है कि कुछ याद किया जाएगा, कुछ क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, 17 मार्च को यूपी पीसीएस का यदि एग्जाम हो गया तो हम लोग 2000 क्वेश्चन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सही है, अब हमको इसी में पढ़ा दीजिए, जाने दीजिए, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। 2000 क्वेश्चन हम लोग क्या करना है, उसमें हम लोगों को 2000 क्वेश्चन कर लेना है हर हाल में, ठीक है ना।
हर हाल में 2000 क्वेश्चन का जिम्मेदारी दी गई है। 17 मार्च के दूसरे दिन 18-19 से हम लोग लग जाएंगे और क्वेश्चन की फ्रेमिंग चाहे वो एथिक्स का हो चाहे सारे क्वेश्चन हम करा के झट से हम लोग आ जाएंगे। किसी का मेंस नहीं रुकेगा, ठीक है ना। हम लोग इतनी मेहनत करनी है, खुद हम 10 घंटे 15 घंटे उस पर मेहनत करेंगे, ठीक। लेकिन प्री निकलना चाहिए, वही 50-60 पेज आपको याद करिए। तो उपग्रहों, ग्रहों एवं उपग्रहों तो प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग देख लिया, कल का देख लिया। अब आज क्या है, अप्रत्यक्ष प्रमाण, और दूसरा क्या है, भूकंप शास्त्रीय प्रमाण। तो पहले हम अप्रत्यक्ष प्रमाण किसको देखेंगे, ग्रहों, उपग्रहों एवं उल्का पिंडों के प्रमाण, ठीक है। तो कैसे होगा उल्का पिंडों के प्रमाण, ठीक। तो जो उल्का पिंड होंगे, जो उल्का पिंड होंगे, उल्का पिंड में चूंकि उन उपग्रहों पर कुछ बहुत सारे उपग्रह हैं, उल्का पिंड है जहां मानव जा नहीं सकता है, ठीक। लेकिन अन्य तत्वों की यान भेजकर, वहां पर प्रक्षेपण यान भेजकर, है ना, कोई मिशन भेजकर, जैसे हाल में ही गगनयान मिशन भारत ने बैठक की है। अच्छा, मेरा प्रश्न है करंट अफेयर से, उसके बाद तो हम आगे बढ़ते हैं। गगनयान मिशन, गगनयान मिशन, इसको बंद कर दो, लाइट चमक रहा है आपको, है ना, ठीक है। गगनयान मिशन अब साफ आ रहा है, यही लाइट पर्याप्त है। गगनयान मिशन जो है, कब सरकार ने कब योजना बनाई है, गगनयान मिशन कब। और दूसरा प्रश्न है कि भारत जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का किस वर्ष प्लान है, और किस वर्ष मानवों को जो है चंद्रमा पर भेजने का प्लान है। सर 2040। बहुत बढ़िया, 2040 मानव। तो अंतरिक्ष मिशन, अंतरिक्ष बनाने का कब है, 2035। और 2025 में क्या भेजने का प्लान है, लास्ट तक गगनयान। तो 35, 25, 35 और 40 याद रहेगा। गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और क्या जो है मानव पर, वहां चंद्रमा पर मानव भेजने का प्लान। तो ये 3 बातें। तो ये क्या है, इन यानों को भेजकर, और वहां पर क्या होगा, उनके उल्का पिंडों, उनकी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे चंद्रमा पर हाल ही हमारा चंद्रयान 3 गया है ना, तो मानव तो नहीं गया है, तो वहां की चीजों की, वहां के रॉक्स, वहां के पदार्थों की जानकारी हम लोग लेंगे, और उसके आधार पर बताएंगे कि आखिरकार उससे जो निर्मित चट्टान है, उसमें पृथ्वी के चट्टान से क्या समानता है ना। हर ग्रहों से तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि इस पृथ्वी की आंतरिक स्थिति क्या है, उत्पत्ति, दोनों बातें मालूम हो सकती हैं। एक तो वहां के रॉक्स, तो जैसे वहां पर आंतरिक रॉक्स वैसे ही भारत के होंगे, तो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों की जानकारी करने में थोड़ी आसानी होती है पृथ्वी की अपेक्षा। क्लियर हुआ। कोई दुर्घटना हो दूसरे पर होगा, यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो इसलिए ग्रहों, उपग्रहों और उल्का पिंडों के प्रमाण क्या है, अप्रत्यक्ष प्रमाण है, जिससे क्या मिलती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के स्रोत मिलते हैं। समझ में, आगे बढ़ते हैं हम लोग झट से। अब आते हम लोग घनत्व पर आधारित प्रमाण। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में घनत्व क्या है, तो घनत्व बराबर क्या है, डी बराबर क्या है, m/v। डी क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी नहीं होगा, डेंसिटी। m का मतलब क्या होगा, m का मतलब मास, द्रव्यमान, और v का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम, आयतन होगा उसका। आयतन और घनत्व में कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। जबकि मास और घनत्व में क्या है,
समानुपाती। इससे क्या सिद्ध होता है कि जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना अधिक इसका क्या होगा, घनत्व होगा। द्रव्यमान का मतलब कि ज्यों-ज्यों पृथ्वी का औसत घनत्व ज्यों-ज्यों दाब बढ़ता जाएगा, पृथ्वी का घनत्व क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, जैसे कि पृथ्वी का घनत्व जैसे जैसे दाब बढ़ता गया, देखिए इसका प्रमाण क्या हमारे पास, प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है इसके पास हमारे पास। जैसे ये है पृथ्वी, ठीक, और ये केंद्र से 6400 किलोमीटर इधर, 6400 किलोमीटर इधर, 6400 किलोमीटर इधर, 6400 किलोमीटर इधर, 6400 किलोमीटर इधर है। और अगर इसी का एक पार्ट हम लोग बाहर निकाल ले तो यहां ऐसे हो जाएगा, देखिए ऐसे, निकाल सकते हैं इसे, इसी का एक खंड है ये वाला, इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, मैंने बताया आगे अभी मिलेगा हम लोगों को कि जो ऊपर का क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है लगभग औसतन 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर गहराई तक, महासागरों में इसकी गहराई कितनी है, 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, लेकिन स्थल मंडल में कहीं 70 किलोमीटर तक, कहीं 50 किलोमीटर है, ऐसे है। तो औसतन 30-35 किलोमीटर गहराई तक जो ये भाग है इसी को क्या कहा जाता है, क्रस्ट। मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है भूपर्वत। इसको क्या कहा जाता है, मतलब ये कितना होगा, 30 या 35 औसतन जितना हो जाए, कोई एक निश्चित, अरे भाई अंदर जाकर कोई फीता थोड़ी लगाया है, इतना है, क्यों, उधर ना देखो इधर देखो, लाइट उसकी कम हो गई, जला दो भाई, क्या आँख फोड़ दो मेरी, सर लाइट कम कर दे रहे हैं। हाँ ये हो सकता है, ये भी कि हो सकता है क्या इसमें, चलो चमक रहा आँख पर ज्यादा, हमारा पढ़ाते हुए मूड ना खराब हो, बस हम सही से पढ़ा सके ना, पढ़ाने के लिए आए हैं। अभी आँख पर लगे लाइट जलने तो हटाना देंगे, चलो 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 दो, चमक तो चमकी रहा है, इसको रख दो, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्रस्ट है, ये क्या है, लगभग कितने किलोमीटर तक गहरा तक, 2900 किलोमीटर गहरा, जो ग्लोब है उसके नीचे कितना, 2900 किलोमीटर गहरा, और नीचे क्या है, नीचे है 6400 किलोमीटर गहरा। तो 29 से 6400 मीटर में क्या कहेगा, करोड़, या इसको क्या कहा जाएगा, कोर। हिंदी और इंग्लिश में कई बात होती है। 30 किलोमीटर मतलब इसको ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट की न्यूनतम सीमा, निचली सीमा से लेकर, क्रस्ट की निचली सीमा से लेकर कहां तक, 2900 किलोमीटर तक क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मेंटल, इंग्लिश में भी क्या कहा जाता है, मेंटल। ठीक, यहां से यहां तक ये वाला हिस्सा मेंटल, ये वाला हिस्सा कोर, और ये वाला हिस्सा क्या है, क्रस्ट। बात क्लियर होगी। क्रस्ट का औसतन घनत्व तो क्या है, 2.7 ग्राम औसत है प्रति घन सेमी है। वही मेंटल का क्या है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी है। और वही कोर का क्या है, 13.7 ग्राम प्रति घन सेमी है। बताइए, समानुपाती है तो ज्यों-ज्यों पृथ्वी के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, देखिए तापमान, देखिए क्या है, गहराई बढ़ती जा रही है। अब पहले इतना मोटा क्रस्ट था 30 किलोमीटर तक, अब कितना हो गया, अब देखो 30, 34, 35, 2900 किलोमीटर तक, 2900 से कितना चला गया, 6400। तो घनत्व तो देखिए पहले 2.7 था, तो बढ़कर कितना हो गया, 5.5, अब फिर घनत्व तो बढ़कर कितना हो गया, 13.7। लेकिन एक बात समझ में आ रही होगी आपको,
नहीं दिखाई दे रहा है? एक बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बात ये कि जिस हिसाब से गहराई बढ़ी है उस हिसाब से घनत्व तो नहीं बढ़ा है। इंटरव्यू में प्रश्न पूछ सकता है, आईएएस में, पीसीएस में, और तो दूसरे की इच्छा है, परधन इच्छा बराबर परीक्षा, पूछ सकता है। बता दो, ठीक है, कहा कि अगर घनत्व पर आधारित प्रमाण है, माना कि गहराई बढ़ने के साथ साथ घनत्व तो बढ़ता जा रहा है, घनत्व तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन बढ़ती दर से नहीं, घटती दर से। जिस हिसाब से गहराई बढ़ती जा रही है तो उसका दबाव तो और होना चाहिए ना, तो दाब तो बढ़ता जा रहा है ना, वजन अधिक दाब बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से घनत्व मतलब द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है, लेकिन घनत्व बढ़ता उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक, यानी जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे अध्ययन के आधार पर गहराई में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बात और बताऊं, आगे सोच रहा हूं जब इसको पढ़ा दूं तो इसको बताऊं, लेकिन यहां पर एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, अगर प्रश्न पूछे तो कहता ये बताना कि इसकी भी एक सीमा होती है। घनत्व तो बढ़ता जा रहा है, द्रव्यमान, ये जो द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम गहराई में जा रहे हैं, और घनत्व तो भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसकी भी एक दबाव की भी एक सीमा होती है। तो छोटा सा बच्चा होता है, छोटे से बच्चे को एक बार दबाव दो, ये करूंगा वो कर दूंगा, चुप रहेगा, चुप 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 रहते रहते इतना तेज चिल्लाएगा वो कि आप खुद डर जाएंगे। उसके दबाव की एक सीमा होती है, आप उतने दबाव दे सकते हैं जितना वो सह सके, नहीं तो कितना तेज चिल्लाता है। अनुभव तो होगा ना, हमें तो बड़ा ठीक ठाक अनुभव है। अब मैं अपने बच्चे को डांटता हूँ, एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, तीन बार सुनेगा, चौथी बार में इतना तेज चिल्लाएगा कि आप ही चुप हो जाएंगे, मत बोलो बस। जैसे बड़ा बढ़िया उदाहरण मैं दे रहा हूँ, एक इसकी सीमा है, दाब बढ़ते जाए बढ़ते, ये भाई जैसे कोई कागज है, कागज को मोड़ते जाओ एकदम बैठाते जाओ, तो जितने मोड़ेंगे कागज को उतना उसका डेंसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक सीमा तक ना मुड़ेगा। जब एकदम चिपक जाएगा तो कहाँ जाएगा वो, कण से कण एकदम, मतलब घनत्व तो बढ़ने के बाद कण बहुत अधिक है मिट्टी के, तो कण एकदम सटे सटे हो जाएंगे एकदम, और दबाव पड़ने से कण एकदम जुट जाएंगे, तो फिर कितना बढ़ेगा, उसकी तो एक सीमा होगी। इसीलिए जिस हिसाब से द्रव्यमान बढ़ता है उस हिसाब से घनत्व नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि घनत्व के बढ़ने की क्या होती है, सीमा। द्रव्यमान तो चाहे जितना बढ़ जाए, लेकिन वो दाब की क्या होती है, सीमा। घनत्व बढ़ा तो दाब बढ़ेगा उस पर ना, और दाब देगा तो उसमें देखा जाए दाब आधारित प्रमाण में, तो उस हिसाब से घनत्व नहीं बढ़ता। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक घनत्व आधारित प्रमाण, घनत्व आधारित प्रमाण में इसमें दो प्रकार के मत हैं, ठीक है ना, या इतने विषय इसमें दो प्रकार के मत भी दे सकते हैं आप। दो प्रकार के मत हैं, ठीक। एक मत मानता था, एक मन मानता है कि पृथ्वी के अंदर या केंद्र से सतह पर या सतह से केंद्र की ओर जाने पर, है ना, ये मत मानता है कि सतह से केंद्र की ओर जाने पर, देखिए इसलिए मैं बोर्ड पर सारी बातें लिख रहा हूं, लिखते रहना, है ना, सब लोग लिखते रहे, इसीलिए मैं लिखते जा रहा हूं। एक मत क्या मानता है, दो प्रकार के मत है घनत्व आधारित पर। एक मत मानता है कि केंद्र की ओर जाने पर रासायनिक संगठन में
परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ रहे? जैसे हम लोग इस पृथ्वी के सतह पर हैं और खुदाई करते हुए नीचे तक जाए तो पहला मत, शुरुआती मत था, ये कहा कि रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मतलब किसके संगठन में? चट्टानों के रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन बाद में विद्वानों ने सर्च किया तो दूसरा मत कहता है, दूसरा मत कहता बिल्कुल गलत, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में देखिए गोल्ड माइन है, कोयले की खदानें हैं बहुत जगह, कई जगह कुछ हेमेटाइट प्रकार का कोयला मिलता है ना, तो कुछ प्रकार का मिलता है ना, कहीं लिग्नाइट मिलता है। तो ये क्या है, जो कोयले के भंडार हैं अलग अलग स्थानों पर, कहीं पीट कोयला मिलता है, कहीं लिग्नाइट मिलता है, कोयले के प्रकार अलग अलग है। खनिजों में क्वालिटी जो गुणवत्ता है दक्षिण अफ्रीका में अलग है, तो ऑस्ट्रेलिया में अलग है, तो भारत में अलग है। तो कैसे है? ऐसे है उनके रासायनिक संगठन, उनके क्या है, जो उनके चट्टाने हैं उनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन है, तभी तो अलग अलग तत्व पाए जाते हैं और अलग अलग गुणवत्ता वाले। सभी जगह एक गुणवत्ता न पाई जाती। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इसको लिखते चलना कि घनत्व आधारित प्रमाण में एक मत कहता है कि सतह से केंद्र की ओर जाने पर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में सतह से केंद्र की ओर जाने पर रासायनिक चट्टानों के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा क्या मानता है? दूसरा ये मानता है कि नहीं, बिल्कुल गलत बात है। केंद्र सेंटर से सतह से केंद्र की ओर जाने में रासायनिक संगठनों में क्या होता है? रासायनिक संगठनों में परिवर्तन होता है। अगर ऐसा न होता तो अलग अलग चट्टाने, गोल्ड के भंडार हैं, कोयले के भंडार हैं, और सब छोड़िए, एक ही भूभाग पर एक ही काल में बनी हुई कई संरचनाएं हैं जिसके अंदर के रासायनिक संगठन क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो गया घनत्व आधारित। ठीक, चलिए ठीक है। फिर अगर मान इंटरव्यू में पूछ ले, चलो अच्छा बात में मान, इसी तरह सुलझाते हैं। आपने बता दिया, चलो अच्छा बात मान लेते हैं, अंदर जाने पर जो है अलग अलग जगह अलग अलग है। इसका वजह क्या है ना? इसका उत्तर किसमें मिलेगा? दाब वाले में। दाब में क्या है? अलग अलग। इसके दाब में जो दाब का प्रभाव है वो अलग अलग है। हर जगह पर अपने अपने दाब का, समझ में आ रहा है नैन्सी? पीछे समझ में आ रहा है ना सबको? फिर से बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दाब का अंतर, जहां दाब, जैसा दाब वैसा पदार्थ। क्लियर हो गया? बहुत कर सकता है, प्री में पूछ सकता है यहाँ से प्रश्न, मेंस में इतनी बात लिख दिए तो फुल्ली नंबर मिलेगा। अभी आगे हम टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। ये दो को मिटा दे दो को। कौन सा? ग्रहों और उनका पिंडों वाला और घनत्व ये वाला। कितने सोच रहे होंगे कितने लोग घड़ी भी देख रहे हैं, आज मोबाइल की भी जान बच गई। यही है एक दूसरे के मोबाइल वाला समय किसे देखेंगे। सही है ना? हाँ नहीं डरो ना, इससे ना डरो। बोलते रहो मेरे साथ, तभी पढ़ने में मजा आएगा, है ना? ये ना लगे कि हम लोग इस तरह से क्लास चला रहे हैं। क्लास एकदम मौज मस्ती चलनी चाहिए, तभी मजा आएगा, है ना? तो बढ़िया गए। तो अगला क्या है?
ताप आधारित प्रभाव। ठीक, सतह से केंद्र की ओर जाने पर, मतलब सतह से पृथ्वी की या सतह से पृथ्वी की सतह से गहराई वाले भाग में जाने पर, गहराई का भाग का मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर, अच्छा जिससे पूछूंगा वही बताएगा क्या होगा। अगर अंदर जाओगे पृथ्वी के अंदर तो क्या होगा, कल तो बताया था, करीब मर जाएंगे। तापमान में वृद्धि होगी कमी होगी, कमी होगी ना, तो कैसे मरोगी तब? तो क्या जो कोयला खदान में जाकर अंदर मर जाते हैं? पृथ्वी के अंदर हाँ तो क्या पृथ्वी के अंदर कोयला खदान में आकाश में होता है? ऊपर से कोई ढल देगा तो मर नहीं जाएगा। अच्छा हम पूछेंगे कुछ और, कल्पना करें कुछ और। पृथ्वी के अंदर जाएंगे, इतना सा होल किया जाएगा जो बोर होता है और उसी में इनको छोड़ दिया जाएगा। ये जाएंगे 350 फीट गहराई में, वहां से पानी लेकर आएंगे। ये थोड़ी कहा जा रहा है ऊपर से कोई ढक दिया तो मर जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है घटता है? बढ़ता है महाराज, बढ़ता है। तापमान क्या होता है? अभी कल कहा था कि दाब बढ़ने पर क्या होता है, ताप बढ़ता है। तो पृथ्वी की सतह से गहराई वाले भाग में जाने पर, ध्यान सुनना है, ताप बढ़ता है। तो बताए कुछ लोग कितना बढ़ता है? सवाल कितना रहता है, कितना बढ़ता है? ये आया है प्रश्न, आया है प्रश्न। कितना? 32 मीटर, किलोमीटर नहीं, 32 मीटर की गहराई में जाने के बाद तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे क्षोभ मंडल में सतह से ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसी प्रकार से 32 मीटर की गहराई पर जाने के बाद तापमान में अच्छा एक ध्यान रखना, ये 32 मीटर की गहराई पर हर जगह औसतन है। हो सकता है ध्रुवीय क्षेत्रों में कुछ और हो, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कुछ और हो, समुद्र क्षेत्र में कुछ और हो, अलग अलग जगह अलग अलग है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, है ना। 32 मीटर की गहराई में जाने के बाद 1 डिग्री, तो ये औसतन है, एवरेज है, ठीक है ना। तापमान में वृद्धि हो जाती है, ठीक ठीक। तो प्रश्न क्या है इसमें? ऊपरी परत, क्रस्ट की ऊपरी मतलब ये जो क्रस्ट की ऊपरी परत है, कोई भी क्रस्ट की ऊपरी परत से निचली परत की अपेक्षा तापमान क्या होता है, ऊपरी परत में तापमान में वृद्धि दर निचली परत की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। क्यों? जैसे ये ऊपरी दर है, तापमान में औसतन तापमान में वृद्धि बताया हूं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो ये ऊपरी परत है, ये मान लीजिए ये परत है, एक परत ये हो गई और एक परत ये हो गई, तो इसमें तापमान में वृद्धि निचले की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। एक बात समझ लेना, अर्थात डेप्थ में है, इस बात को ध्यान में रखना कि पृथ्वी के अंदर जाने पर लगातार तापमान में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है औसतन। लेकिन हर जगह तापमान लगातार वृद्धि नहीं होती है, कहीं पर कम होती है तो कहीं पर अधिक होती है। नहीं तो तापमान बढ़ता जाता तो ये लगातार बढ़ता जाता, ये केंद्रीय भाग ठोस न होता,
बीच में यहां पर 100-150 किलोमीटर नीचे मैग्मा न होता। कुछ भाग तरल है तो कुछ भाग क्या है, ठोस है, तो कुछ भाग तो कहीं तापमान अधिक है तो कहीं तापमान कम है। ऊपरी परत की अपेक्षा निचली परत में तापमान अधिक होता है, निचली परत की अपेक्षा ऊपरी परत में तापमान अधिक होता है। तो यहाँ पर तापमान अधिक और इसकी अपेक्षा यहाँ पर तापमान क्या है, कम है। ठीक, क्लियर हो मेरी बात। इसी वजह से कई जगहों पर अलग अलग तापमान पाए जाने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं कहीं पर मैग्मा पाया जाता है तो कहीं कहीं पर ठोस पाया जाता है। क्लियर हुआ। तो ताप में इसमें क्या होता है, अंतर पाया जाता है। अब मेरा प्रश्न है, ऐसा है क्यों? सब आप भूगोल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये पाठ पढ़ा है ना, ये सब ना पढ़ा है, तो क्या पढ़ा है? अभी भूगोल नहीं पढ़ी है। वायुमंडलीय दाब तो होता है कि इसके साथ एक, वो तो आंतरिक भाग की बात हो रही है ना, उसके साथ एक चीज और है, वहां पर बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ करके पाए जाते हैं। रेडियो धार्मिक पदार्थ, यूरेनियम है, थोरियम है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अधिकता होती है किसमें, जो है ऊपरी परत में, है ना। रेडियोधर्मी, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम कारण क्या है? रेडियोधर्मी, प्लूटोनियम, थोरियम पाए जाते हैं। ये क्या करता है, ये जो है प्रकाश को ताप का करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण यही वजह है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा पाया जाता है। ये टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। ये टेम्परेचर रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी कौन है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, ये तापमान को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। समझ में आती है? अब समझ में आ रहा है ज्योग्राफी। अगर इतना पढ़ लिया तो प्री कहाँ क्वेश्चन पूछेगा, है ना। जिसके कारण आंतरिक भाग में तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसलिए कहीं पर तापमान कम तो कहीं पर, सबसे बड़ी बात है, निचली परत में अपेक्षाकृत तापमान क्या होता है, ऊपरी परत के कम पाया जाता है, या ऊपरी परत में निचली परत की अपेक्षाकृत तापमान अधिक पाया जाता है। ये हो गया ये। क्यों? निचली परत में रेडियोधर्मी पदार्थ कम पाए जाते हैं और ऊपरी परत में रेडियोधर्मी पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया सबको इतनी बात? कोई प्रश्न, कुछ पूछा तो पूछ लीजिए, आगे बढ़े। न समझ में आया तो थोड़ा बहुत है, उसके बाद तो आ जाएगी कथा कहानी, जो कि आप हर जगह पढ़े हैं, थोड़ा बहुत चीजें हैं, पूछना तो पूछ लीजिए। बताए तो फैक्ट कुछ लिखवा दे, लिखिए फैक्ट लिखे तो, फैक्ट लिखे तो इसी से लिखिए। प्रारंभ में मतलब पहली परत, ऊपरी परत में मतलब तापमान ऐसा नहीं कि इससे नीचे अपेक्षा के तरह बोला है कि निचली परत में ऊपरी परत की अपेक्षा कम तापमान में वृद्धि होती है। मैंने ये बताया था, मैंने ये नहीं कहा था कि तापमान में वृद्धि होती ही नहीं है, होती है लेकिन कम। ऊपरी परत में ज्यादा होती है, निचली परत में कम होती है। क्लियर हो गया? अब देखिए, लिखिए। आठ किमी की गहराई तक 8 किमी की गहराई तक जाने पर, मतलब ऊपर से ना 8 किमी की गहराई पर जाने पर प्रति 32 मीटर पर
प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे ये बता रहा हूं ना, यहां से मान लीजिए यहां से एंट्री किए, अब 8 किलोमीटर यहां आ गया है ना, तो ये जो 8 किलोमीटर है यहां तक तापमान प्रति 32 मीटर पर है ना कितना बढ़ता है, 1 डिग्री, मतलब 8 मीटर पहली परत, 8 किलोमीटर तक हर 32 मिनट में कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 किलोमीटर। अब आप जोड़ लो कितना हो जाएगा, 32 से गुणा करो ना, टेम्परेचर कितना नीचे बढ़ता जाएगा। और आगे लिखो 100 किलोमीटर गहराई पर 100 किलोमीटर की गहराई पर प्रति किलोमीटर 100 किलोमीटर गहराई मतलब 8 किलोमीटर के बाद मतलब 92 किलोमीटर और है ना, 100 किलोमीटर की गहराई तक प्रति किलोमीटर, वहां कितना था, प्रति 32 मीटर, अब कितना है, प्रति किलोमीटर पर 12 डिग्री तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब 1000 मीटर आ गया, 1000 पर कितना बढ़ेगा, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां 32 पर 1 डिग्री बढ़ जाता था ना, 32 ऐसे गुणा किया तो ज्यादा हो जाएगा। ये तो 300 32 दहा में 320 मतलब 400 मीटर तक ये 12 डिग्री हो जाता था 8 किलोमीटर तक। लेकिन वहां क्या है, वहां है अब 100 किलोमीटर तक कितना, प्रति किलोमीटर पर कितना बढ़ेगा, 12। तापमान कब हुआ कि नहीं हुआ अपेक्षाकृत, यहाँ अगर उस हिसाब से बढ़ता तो 300 किलोमीटर पर कितना हो जाता, 400 किलोमीटर पर 12 डिग्री, 400 मीटर पर, सॉरी 400 मीटर पर कितना हो जाता, 12 डिग्री हो जाता। लेकिन 92 के बाद अब कितना हो रहा है, अब हो रहा है 100 किलोमीटर तक प्रति किलोमीटर पर कितना बढ़ रहा है, 12 डिग्री। अरे उतने में कितना होता है, ये होता कम से कम 12 गुना 24 36 डिग्री सेल्सियस हो जाता। 4 3 12, 4 गुना के 8 2 10, मतलब 12 गुना के 24 6 30 किलोमीटर हो जाता, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। ये प्रति किलोमीटर पर कितना बढ़ रहा है, 12 डिग्री। क्लियर हुआ। आगे 300 किलोमीटर की गहराई पर 300 किलोमीटर की गहराई पर 1 किलोमीटर तक 300 किलोमीटर की गहराई पर 1 किलोमीटर तक 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब 2 डिग्री हो गया, पहले कितना था, 12 डिग्री। अंतिम 300 के उपरांत प्रति किलोमीटर पर 300 के उपरांत प्रति किलोमीटर पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अच्छा एक चीज सुधार लीजिएगा, जो दूसरी लाइन लिखवा है ऊपर से, जो 1 डिग्री सेल्सियस है प्रति 32 मीटर पर है ना, ये प्रति 32 मीटर 100 किलोमीटर गहराई तक है, उसको सुधार लीजिएगा। जो ये प्रति 32 मीटर पर, सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, जो 32 मीटर पर है वो कितना है आपका, 1 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 8 किलोमीटर तक कितना है, 8 किलोमीटर तक यही है ना, 8 किलोमीटर ये है, हाँ ठीक है, कोई सही कोई 100 किमी की गहराई तक कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, मतलब ये जो ऊपरी, मान ली इसी को हम ले लें, तो ये जो ऊपरी परत है यहाँ तक, यहाँ तापमान ऐसे बढ़ता जा रहा है, ये कहाँ जाएगा, 100 किलोमीटर तक क्रस्ट में अंदर जाने पर
100 किलोमीटर अंदर जाने पर निसंदेह तापमान सबसे चरम पर होगा, क्योंकि इस पोजीशन में तापमान 100 किलोमीटर तक कितना प्रति किलोमीटर पर कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है 12। निश्चित है दोनों मिलाकर तापमान ज्यादा होगा, इसीलिए इसी 100 किलोमीटर वाले एरिया में यही मिट्टियां क्या हो जाती हैं, गल जाती है, इतना अधिक टेम्परेचर हो जाता है। पहले बार पृथ्वी तो तरल ठोस गैसीय अवस्था में थी, फिर चिपचिपा हुआ, फिर ठोस हुआ। तो ये स्थिति जो है यहाँ पर जो है ये पृथ्वी क्या है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, 2000-2500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाएगा। और जब यहाँ टेम्परेचर हो जाएगा तो जो ये मिट्टी नुमा यहाँ संरचना है यहाँ हो जाएगा सेमी लिक्विड हो जाएगा, यहाँ पर नारंगी कलर का सेमी लिक्विड हो जाएगा। और इसी 100 किलोमीटर पर इसे क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाता है मैग्मा। और 100 किलोमीटर एरिया किसमें पाया जाता है, देखिए ये वाला है, देखिए कि 2930 से लेकर कहां तक है 2900, तो लगभग 100 किलोमीटर ही आएगा। किसमें पाया जाएगा, मेंटल में पाया जाएगा, मतलब मेंटल में क्या पाया जाएगा, मैग्मा पाया जाएगा। देखो समझ में पाया क्यों, इस तापमान लगातार प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर गहराई तक प्रति वर्ग किलोमीटर पर 12 डिग्री टेम्परेचर का बढ़ने का मतलब कि 100 किलोमीटर तक क्या स्थिति हो जाएगी, कितना टेम्परेचर हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे में वहां की पूरी मिट्टियां क्या हो जाएंगी, गल जाएंगी। और गलने पर एक कैसा हो जाएगा, सेमी लिक्विड हो जाएगा, और ये अर्ध तरल अवस्था में हो जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा, मैग्मा। ठीक, तो हमारे ख्याल से ताप वाला क्लियर हो गया। आएगा प्रश्न तो सब लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, प्री का प्रश्न आ सकता है, मेंस का भी आएगा तो कर लेंगे, बना सिनोप्सिस भाई और हो गया, कर लेंगे इसको। अब चलिए आते हैं किस पर, दाब आधारित प्रभाव पर। छोड़ देना, ऐसा लग रहा है कईयों को, छोड़ दे सर, जान दीजिए। चलो आगे चलो, कितना हुआ है, बस तो 3 मिनट 15 मिनट और आगे बढ़ाए तो हो जाए। दाब आधारित दाब आधारित साइंस बैकग्राउंड कितने लोग हैं इसमें से, आप हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, और हमको लगता है इंटर से सभी साइंस पढ़ के ही आएंगे, लगभग सभी हैं इसमें से इंटर से साइंस पढ़ के। हमको 2 शब्द बता दिए, एक गलनांक बिंदु क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, झट से बताओ, झट से बताओ तो आगे पढ़ाएं, नहीं तो हाँ दिव्या बताएगी। सर मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे वो किसी पदार्थ को मेल्ट कर दिया जाए, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाँ वो ताप जिस पर कोई ठोस हाँ। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल बहुत बढ़िया है, वही मेल्टिंग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपने तो बहुत पहले ही बता दिया था, मतलब जो सिद्धांत दिया उससे पहले ही आपको पता था, है ना। हाँ इनको पूर्व जन्म में वही थी ना जो इस सिद्धांत को खोजा था,
जो बर्फ से गल रहा हो, जो बर्फ से गल रहा हो वही क्या, जिस बिंदु पर कोई बर्फ से गल रहा हो वही क्या है, गलनांक है। जैसे इस समय क्या है, गलन है, तो गलन से नाक पढ़ लो गलन और गलन से नाक पढ़ लो तो गल नाक, और जिस बिंदु पर नाक पढ़ोगे तो वही क्या हो जाएगा, गलनाक बिंदु। कितना याद हो गया ना, है ना? तो नाक क्या है, ठोस पॉइंट है ना, और बहुत गलनाक होगा तो क्या निकलेगा, लिक्विड। तो गलनाक, हम सबके अपने अपने नाक की बात कर रहे हैं, है ना? ठंडी का मौसम तो ही है। तो जिस बिंदु पर, याद हो गया ना, जिस बिंदु पर कोई ठोस या जिस ताप पर कोई ठोस किसमें बदलना शुरू करता है, गलना शुरू करता है, मतलब मेल्टिंग होती है उसकी, और वह द्रव में बदलना शुरू हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है। ठीक, जो दाब जो है समानुपाते गलनांक बिंदु। इसका मतलब क्या हुआ, सर जब प्रेशर अधिक रहेगा तो सर गलनांक बिंदु भी अधिक बढ़ेगा, सीधा सीधा है। जब जब दाब को बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाता है, गलनांक पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठोस क्या होता जाएगा, द्रव में बदलता जाएगा, जो दाब बढ़ते जाएंगे। लेकिन यदि किसी वस्तु का गलनांक मान लीजिए अधिक हो, गलनांक पर मतलब ज्यादा पॉइंट पर, तो उसके लिए ताप की भी आवश्यकता अधिक होगी, उस पर ज्यादा दबाव है, मतलब अधिक अगर गलनांक होगी जिस वस्तु की तो उसको पिघलाने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता, मतलब वह मतलब समझिए, जैसे ये मान लीजिए कोई ठोस है, हर ठोस की अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होती है, ये फिजिक्स का है, प्री में आता है, आपके नोट्स में है ना, अलग अलग ठोस की अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है ना। तो अगर जिस ठोस की मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, मान लीजिए कोई ठोस ऐसा है जो 25 या 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, पिघल जाता है, तो इस ठोस की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 30 है, मतलब इसको तापमान कितना देना पड़ेगा, 30 डिग्री देना पड़ेगा। अगर किसी ठोस की मेल्टिंग पॉइंट मान लो गलेगा किस पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो तापमान बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा 60 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी तापमान, किसी भी ठोस को गलाने के लिए तापमान की अधिक आवश्यकता होती है। यदि गलनांक कम हो तो चट्टानें कम ताप पर ही क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। मान लीजिए कि कोई है, जैसे कपूर है आपका, या कोई अन्य, कपूर तो छोड़िए, कोई अन्य पदार्थ हो जिसका तापमान क्या है, वो 10 डिग्री सेल्सियस हो, 20 डिग्री सेल्सियस, उसी पर बढ़ जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ऐसे में उसका गलनांक पॉइंट क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या निकला, एक बड़ा पॉलिथीन का गोला ले लिया, एक छोटा पॉलिथीन का गोला ले लिया, ठीक। दोनों का क्या है, मास समान है। अगर इसको दबा दिया गया, तो पॉलिथीन को दबा दिया गया तो घनत्व तो बढ़ जाएगा। अगर छोटा पॉलिथीन है तो इसका क्या हो जाएगा, घनत्व तो ज्यादा हो जाएगा। इसको खुला छोड़ दिया गया तो इसका घनत्व तो क्या है, यही ना। अगर प्रेशर लगाकर अब बड़ी जो पॉलिथीन का मान झोले एक आप किसी पॉलिथीन को, एक पॉलिथीन नहीं बांधे, 15-20 पॉलिथीन लेकर, है ना, और उसको प्रेशर से दबा देकर नहीं होते हैं, हाथ से दबा कर छोटा कर देते हैं, जेब में रख देते हैं, और कुछ इतना फूला हो लेकर हाथ में चलते हैं जब कूदना है, तो मतलब उसमें क्या है, उसका घनत्व कम है और इसका घनत्व ज्यादा। क्या, और इन दोनों का द्रव्यमान क्या है,
समान है। अब इसको आग में डाल दो दोनों को, जल्दी जलेगा कौन जल्दी पिघल जाएगा। फिर जिसका वजन तो कम रहेगा वो जल्दी पिघल जाएगा। अच्छा ऐसे अनुमान लगाओ, मान लो पॉलिथीन इसको दे दिया बड़े वाले गोले में, गलेगा कौन पहले? बड़ा वाला गलेगा। क्यों? क्योंकि खुला उसका डेंसिटी कम है तो झट से आग पकड़ लेता है। और जबकि ये क्या है, घनत्व तो ज्यादा है, तो ये क्या है, ये घनत्व तो ज्यादा है तो ये धीरे धीरे अंदर मिट्टी करेगा तब जलेगा। हो सकता है पूरा जले भी ना, ये भी तो संभव होता है ना। मैं वही बात कर रहा हूं कि जहां पर घनत्व तो ज्यादा है वहां पर पृथ्वी में अलग अलग जगह अलग अलग डेंसिटी है। अभी तो पढ़ाया हूं क्रस्ट कोर मेंटल। तो जहां पर घनत्व तो ज्यादा है वहां पिघलाव कम हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट वही है लेकिन पिघलाव कम हुआ है। और जहां जहां घनत्व तो कम है वहां वहां पिघलाव जल्दी हो गया। इसीलिए कहीं पर मैग्मा पाया जाता है और कहीं पर मैग्मा नहीं पाया जाता है। पूरी पृथ्वी में मैग्मा नहीं पाया जाता है। ऐसा नहीं कि हर प्लेट के नीचे मैग्मा भरा पड़ा हो और उसी पर जो है प्लेटें तैर रही हो। जो क्रस्ट वाला पार्ट है ऊपर वाला वो मैग्मा पर हमेशा तैरती नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जगह मैग्मा नहीं पाया जाता। अगर इंटरव्यू में इस तरह का प्रश्न पूछते कि बता दो बेटा कि कहाँ मैग्मा, हर जगह मैग्मा विद्यमान नहीं होता है, कुछ कुछ जगहों पर जो है मैग्मा विद्यमान होता है, इसके पीछे क्या कारण है, तो आप क्या बताएंगे? यही बताएंगे कि पृथ्वी का घनत्व अलग अलग है। अलग अलग घनत्व होने के कारण वहां पर जो गलनांक बिंदु होगा उसका क्या होगा, अलग अलग। लिख लेना इसको कि पृथ्वी का घनत्व अलग अलग है, इसलिए उसका गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक, इससे क्या सिद्ध होता है, मतलब दाब क्लियर बना। तो जहां दाब अधिक होगा तो गलनांक बिंदु क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि इसमें दाब ज्यादा लगा है और इसमें दाब कम लगा है। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है? कुकर बंद ना, जब प्रेशर उसका हाई रहता है। नहीं समझिए, प्रेशर हाई रहेगा तो गलनांक ज्यादा हो जाएगा, इससे दाल थोड़ी पकती है ना। इस बंद से निकाल दीजिएगा कि कुकर में गैस बंद है तो लगा प्रेशर में दाल लगा उबलने, इससे नहीं होता है, ऐसे दाल नहीं गलती है। जब ये प्रेशर बनाता है कुकर में, और जब हाई प्रेशर होता है तो हाई प्रेशर तो मतलब दाब अधिक, तो दाल के उबलने का गलनांक भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। लेकिन जो ही सीटी से गैस बाहर निकल जाती है तब तक उसका दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और दाब कम तो गलनांक पॉइंट कम, दाल झट से क्या हो जाती है, इसलिए बार बार सीटी निकलती है तो बार बार उसका गलनांक पॉइंट, दाब कम होता है तो गलनांक पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है, इसीलिए दाल बन जाती है। क्लियर हुआ? ऐसे ही मत समझना कि सीटी दी बता दाल बन गया, ऐसे थोड़ी है। लोग नहीं कहते 4 सीटी में दाल बन गई। हॉकिंस ना चल रहा है क्या? साइलेंट कर दिया करो, बता रहा हूँ, बंद कर दो। कटो। क्लियर हो गया? दाब पारगम्यता प्रमाण क्लियर हो गया? तो इससे संबंधित जो है अनेक कमियां, इन कमियों को दूर करने के लिए बहुत सारी कमियां इसमें हैं जो कि ऐसे ही उन्होंने दे दिया। तो अप्रत्यक्ष प्रमाण के जानने के स्रोत में ताप,
घनत्व, दाब, हम लोग 3-4 प्रमाण पढ़े है ना। तो दाब, ताप, घनत्व जो है इसमें बहुत सारी कमियां थी जानने के स्रोत में। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए कौन सा शास्त्र आया? भूकंप शास्त्रीय प्रमाण आया। देखो इसको देने के लिए क्या आया? भूकंप शास्त्रीय प्रमाण है। जब बाद में रिसर्च हुआ और अच्छा टेक्नोलॉजी आ गए तो क्या आया? भूकंप शास्त्रीय प्रमाण। कितना देखो तुम 11-15 हो गया। तो आज यही तक रोक देते हैं। तो कल पहली क्लास को लेके खत्म करेंगे इसको। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे इस पर? भूकंप शास्त्रीय। क्या हिंदी पढ़ाएंगे? हाँ कल हिंदी रहेगी क्योंकि हिंदी हम लोग बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हिंदी में अशुद्धियाँ वाला। अशुद्धि वाला, हाँ आप ऐसा कि जो हिंदी वाला दिया उसको लेकर आइएगा। अब कल अब संविधान मत लाइएगा, है ना। और यूपी स्पेशल को हम बढ़ाते हैं स्पीड थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, जाइए मौज करिए। बहुत सारा हो गया। कल आज चलिए कल ये और भेज दूंगा ना, बना कर आइएगा। बहुत ही बढ़िया ही प्रश्न प्री में आता है। अब भूकंप शास्त्री का परिणाम पूछ दिया प्रमाण ना भूकंप शास्त्री, तो यही देकर और बना कर लिख दिए तो लिख नंबर भूकंप शास्त्री लिखा जाए क्या? कल का लिखवाना है, आज तो दूसरा दिन। अच्छा तो गड़बड़ हो गया होगा। भूकंप शास्त्री प्रमाण, क्योंकि भूकंप से वेव निकलती है, उस वेव के आधार पर प्रमाण करता है। सही तरीके से भूकंप शास्त्र। कल वाला में चलो बंद करो इसको।